देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। आज इस वीडियो में हम आपको काफ़ी अहम जानकारी देने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस की कौन सी ऐसी गलती है जिसका खामियाजा आज भी हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, आप सबको पता है, और ये पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि हमारे नेताओं ने देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस का कहना रहता है कि हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस राज की वो बड़ी गलतियां जिसका भारत पर गहरा असर पड़ा। कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जिसका खामियाजा आज भी भारत भुगत रहा है। तो आज हम कांग्रेस की इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे और आपको विस्तार से बताने वाले हैं। newsviews.in दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान को आज भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में अस्थायी सीट हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं आप क्या है? वो है चीन, जो हर बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर भारत इसका दावेदार हो सकता है तो फिर पाकिस्तान को क्यों पीछे छोड़ा जाए। और ये वीटो पावर चीन को मिला कैसे, ये भी जान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता है कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि कुछ साल पहले एक रिपोर्ट में कांग्रेस नेता, जो कि शशि थरूर की एक किताब है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, का हवाला दिया था उन्होंने, शशि थरूर ने, कि किताब में थरूर लिखते हैं कि नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था। थरूर के मुताबिक भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी भी थी जिस पर नेहरू ने के इनकार का जिक्र था, उस पर नेहरू ने इनकार कर दिया था। पंडित नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि नेहरू की वजह से भारत को यूएनएससी में सीट नहीं मिल सकी, नहीं तो आज चीन के पास नहीं, भारत के पास यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के साथ साथ वीटो पावर भी होता। अब बात करते हैं नेपाल के भारत में विलय की। पहली बार तो शायद आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे कि क्या भला नेपाल भी कभी भारत में विलय करना चाहता था? तो जनाब, ये बात भी बिल्कुल सच है और ये बात खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बताई है, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। नेपाल और भारत के बारे में यूं ही नहीं कहते कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। दोनों ही हिंदू देश हैं, ये भी एक समानता है दोनों देशों में। यहाँ की संस्कृति भी मिलती है, भाषा भी बिल्कुल मिलती जुलती है। और अगर नेहरू ने नेपाल के राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो नेपाल भी आज भारत का अहम हिस्सा होता। अब बात करते हैं कोको द्वीप अंडमान निकोबार समूह की। कोको द्वीप अंडमान निकोबार समूह का नाम तो आपने सुना होगा और ये बात भी आप जानते होंगे कि यहाँ शान से भारत का तिरंगा लहराता है। तो वहीं एक सच ये भी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 5000 द्वीपों में से एक कोको द्वीप भी है, जिस पर भारत नहीं म्यांमार का कब्जा है। क्या आप जानते हैं इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है? चलिए वो भी बताते हैं कैसे। क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार की तरह कोको आइलैंड की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। अंग्रेज एक मजबूत स्वतंत्र भारत नहीं चाहते थे, इसीलिए इन द्वीपों को देने के पक्ष में वो नहीं थे। यही वजह है कि इंडिया इंडिपेंडेंस बिल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तो भारत में रखा गया। इस हिसाब से कोको द्वीप भी भारत का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से कहा कि वो इसे लीज पर ब्रिटेन को दे दे और 19 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने बताया कि भारत सरकार ने कोको आइलैंड पर उनकी राय मान ली है। कहते हैं कि नेहरू की ऐतिहासिक भूल थी, जहां सरदार पटेल ने लक्षद्वीप पर पाकिस्तान नजर को कूद कर लिया, तो वहीं नेहरू कोको द्वीप के मामले में आसानी से लॉर्ड माउंटबेटन की बात मान गए।
और बाद में इसी कोको द्वीप को अंग्रेजों ने म्यांमार को दे दिया। आप यहाँ से नेहरू की गलती का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कच्छ तीऊ द्वीप की। कच्छ तीऊ द्वीप रणनीतिक रूप से अहम द्वीप भारत तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि श्रीलंका के जाफना से करीब 62 किलोमीटर दूर है, यानी भारत के बेहद करीब और श्रीलंका से बहुत दूर। लेकिन इसके बावजूद 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले की वजह से कच्छ तीऊ द्वीप भारत से छिन गया, भारत से चला गया, और काफी आसानी से। कच्छ तीऊ द्वीप इंदिरा गांधी ने भारत श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास किया और एक समझौते के हिस्से के रूप में इंदिरा गांधी ने कच्छ तीऊ द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। उस समय उन्होंने सोचा कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व तो है नहीं और भारत का दावा खत्म करने के साथ श्रीलंका के साथ संबंध और भी गहरे हो जाएंगे। यहाँ भी उन्होंने अपना फायदा देखा। हालांकि समझौते के मुताबिक भारतीय मछुआरे को अभी भी इस द्वीप तक जाने की इजाजत थी, लेकिन 1976 की बात करें तो 1976 में भारत में इमरजेंसी की अवधि के दौरान एक और समझौता हुआ, वो भी आपको बताते हैं, जिसमें किसी भी देश को दूसरे देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया। इस तरह से 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी के विस्फोट से बना करीब 285 एकड़ का ये कच्छ तीऊ द्वीप भी भारत के हाथ से चला गया और श्रीलंका पर इसका आज कब्जा है। 1962 में चीन से जंग हारे हिंदुस्तान को कमजोर समझकर पाकिस्तान ने 1965 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था। आपने नाम सुना होगा, जिसके तहत कश्मीरियों के भेष में 25 से 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर में भेज दिया गया। ऐसे में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी भारतीय सेना को अटारी वाघा बॉर्डर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार करने का आदेश दिया, जिसका असर ये हुआ कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ते हुए लाहौर के बड़े हिस्से को कब्जे में ले लिया उस वक्त, जिससे घबराकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया और उसके दखल के बाद युद्ध रुक सका। लेकिन तब तक भारत ने लाहौर के 470 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हालांकि समझौते के तहत भारत को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी, नहीं तो लाहौर आज भारत के पास होता। और इतना ही नहीं, भारत के पास बेहतर मौका था कि वो लाहौर के बदले कश्मीर को लेकर निर्णायक डील कर सकता था। लेकिन फिर कांग्रेस राज में ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो सका। भारत को पाकिस्तान के साथ एक और जंग लड़नी पड़ी। इस बार पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना के चुंगल से आजाद कराने की जंग थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान के कब्जे में बांग्लादेश आ जाता तो पाकिस्तान भारत को दो तरफा घेर सकता था। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को बांग्लादेश में उतार दिया, जिसने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के आगे घुटने टेकने पड़ गए और ये दुनिया के इतिहास में सरेंडर की सबसे बड़ी घटना थी, जिसकी तस्वीर से पाकिस्तान आज भी बिलबिला उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 71 की इस जंग से भारत को क्या हासिल हुआ, भारत को क्या मिला। भारत के पास मौका था कि अगर वो चाहता तो बांग्लादेश की आजादी की मदद से कम एक गलियारा मांग सकता था, जिससे पश्चिम बंगाल के कोलकाता से त्रिपुरा के अगरतला तक जाने के लिए 1600 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, वो घटकर महज 500 किलोमीटर रह जाती। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से ये बेहतरीन डील का मौका भी गवा दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ था। तो इसके पीछे भी किसका हाथ है, ये मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के लिए कौन जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही मैंने तो आपको कांग्रेस की गलती बता दी, और आप इसमें क्या कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, हो सकता है हमने कुछ मिस कर दिया हो, वो भी हमें जानकारी जरूर दें कमेंट करके। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। Newsviews.in